नियोजन, नियोजन इसका तात्पर्य होता है भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए योजना बना लेना, पहले से ही योजना बना लेना नियोजन कहलाता है। इसको प्लानिंग कहते हैं। भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए पहले से ही योजना बना लेना नियोजन कहलाता है। सरकार 5 वर्ष की इसकी अवधि होती है, तो 5 वर्ष के लिए योजनाएं बनाती है सरकार, वो भी नियोजन के अंतर्गत आता है। हम लोग भी अपनी नियोजन बना सकते हैं, जैसे अध्ययन का नियोजन, कौन कौन से विषय हमारे पाठ्यक्रम में है, हमें किन किन महीनों में कितने कितने दिन इसका रीडिंग करनी है, कितने दिन राइटिंग करनी है, कितने दिन रिवीजन करना है, ये हम पहले से ही तय कर लेते हैं, तो ये भी हमारा शिक्षा संबंधी नियोजन हो जाता है, हमारा स्वयं का व्यक्तिगत नियोजन। एक परिवार का मुखिया होता है, वो अपने परिवार के लिए नियोजन करता है, एक साल में हमें कितना क्या करना है, हो सकता है वो परिवार नियोजन करता है, पूरे फैमिली प्लानिंग कर लेता है, वो हमें परिवार में कितने बच्चे होना चाहिए, हमारे में कौन से बच्चे को क्या शिक्षा देनी है, किस बच्चे को कहाँ रखना है, ये सारी चीजें पहले से ही तय कर लेता है, उसी पर वो काम करता है। तो एक नियोजित विकास, नियोजित कार्य ही किसी चीज को सफलता दिला पाता है। यदि हम चाहते हैं कि हमें किसी भी कार्य में सफलता मिले, तो निश्चित रूप से हमें नियोजित रूप से उस कार्य को अंजाम देना होगा। बगैर नियोजन के यदि हम वो काम करेंगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। आज यहाँ राजनीति में नियोजन आया है, नियोजित विकास की राजनीति, इस पाठ का जैसा कि नाम है उसी के अनुसार इसका शीर्षक दिया है। मतभेदों के बावजूद एक बिंदु पर सभी सहमत थे, यानी मतभेद तो थे भारत सरकार में नियोजन के मामले में। मतभेद किन चीजों पर थे? कुछ लोग कह रहे थे यूरोप की, पश्चिमी देशों की पूंजीवादी और उदारवादी विचारधारा अपना लो, और कुछ लोग कहते हैं सोवियत संघ की समाजवादी विचारधारा अपनाओ। मतभेद तो थे, मतभेदों के बावजूद एक बिंदु पर सभी सहमत थे कि विकास का काम निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता। जो विकास का काम है ये निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता। यदि हम पश्चिमी विचारधारा को अपनाते हैं, पूंजीवाद और उदारवाद को, तो विकास का काम निजी हाथों में चला जाएगा। इसलिए हमें सोवियत संघ की जो नीति थी समाजवादी, अर्थात विकास की जो बागडोर है वो हम निजी हाथों में नहीं सौंप सकते हैं। और सरकार के लिए जरूरी है कि वह विकास का एक खाका अथवा योजना तैयार करे। यानी ये बात निश्चित हो गई कि विकास का काम हम निजी हाथों में नहीं सौंप सकते, यानी हम पश्चिमी देशों की विचारधारा को विकास के लिए नहीं अपना सकते। इसके लिए तो हम क्या अपनाएंगे? इसके लिए तो हमें सोवियत संघ की समाजवादी विचारधारा ही अपनानी पड़ेगी। सरकार के माध्यम से ही नियोजन विकास होना है। दरअसल अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला। यानी कि 1940 और 50 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन प्राप्त हुआ था अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए। यूरोप महामंदी का शिकार होकर सब कुछ सीख चुका था। यूरोप में उस समय महामंदी फैली थी और महामंदी का शिकार होकर के यूरोप सब कुछ सीख चुका था। महामंदी का मतलब था इतनी मंदी छा गई थी कि सारे उत्पादन के संसाधन जो थे वो बेरोजगार हो गए। मंदी का दौर से पूरा विश्व गुजर रहा था, उस समय यूरोप तो सबसे ज्यादा गुजरा, तो वो सब कुछ सीख चुका था। हम मानते हैं, आप लोग इस बात को सोचते होंगे कि हर बात शिक्षक सिखाते हैं या हम पुस्तकों को पढ़ के सीखते हैं, लेकिन आप लोगों को इस बात का पता नहीं है सिखाता कौन है। हमारी परिस्थितियां और हमारा समय हमारा सबसे बड़ा गुरु है। समय वो सिखा देता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सबसे बड़ा शिक्षक तो समय होता है, जो हमको वो सिखा देता है जिसके बारे में हमने कुछ सोचा भी नहीं होगा। ऐसी ऐसी चीजें हमको कौन सिखाता है? समय सिखाता है। तो आज यूरोप को भी ऐसा ही कुछ सीखने का अनुभव मिला था। महामंदी के कारण वो बहुत कुछ सीख चुका था। जापान और जर्मनी ने युद्ध की विभीषिका झेलने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था फिर खड़ी कर ली थी, और सोवियत संघ ने 1930 तथा 1940 के दशक में भारी कठिनाइयों के बीच शानदार आर्थिक प्रगति की थी।
यानी कि 1930 और 40 का जो दशक था, महामंदी का जो दशक था, इस महामंदी के दशक में भारी कठिनाइयों के बीच सोवियत संघ ने प्रगति की थी, जबकि यूरोप बहुत कुछ सीख करके बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। इन सारी बातों के कारण नियोजन के पक्ष में दुनिया भर में हवा बह रही थी। इन सारी बातों को देखते हुए पूरी दुनिया में एक हवा बह रही थी कि हमें, देखिए, हम किसका अनुसरण करते हैं, हम किसकी बात को फॉलो करते हैं। जो सफल व्यक्ति होते हैं उनके आदर्शों को, उनके कार्यों को, उनके आचरण को का अनुसरण करने लगते हैं, उसी को अपनाने लगते हैं जो सफल व्यक्ति होता है। टाटा ने क्या किया? टाटा सुबह 4 बजे जागते हैं, फिर गरीबों को कुछ बांटते हैं, अपने फैक्ट्री में जाते हैं, मिल में जाते हैं, उद्योग में जाते हैं, रविवार को भी छुट्टी नहीं लेते हैं। हमने उनके आदर्शों को देखा तभी तो उन्होंने इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतना बड़ा औद्योगिक एम्पायर खड़ा किया है। तो हम सफल व्यक्ति के कार्यों का अनुसरण करते हैं, उनको अपनाते हैं, उनको फॉलो। यही बात थी क्या महामंदी के दौर में पश्चिमी देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहे थे, वहां पूंजीवाद और उदारवाद था, जबकि इस महामंदी के दौर में, इस दशकों में सोवियत संघ अपनी सामान्य स्थिति में आ गया था। तो पूरी दुनिया में एक हवा चल रही थी कि हम समाजवाद को अपनाएं, क्योंकि इसने ऐसी विषम परिस्थिति में भी अपने आप को उबार लिया है इस कठिनाई से। तो 1930-40 के दशक में भारी कठिनाइयों के बीच शानदार आर्थिक प्रगति की थी किसने? सोवियत संघ। इन सारी बातों के कारण नियोजन के पक्ष में दुनिया भर में हवा बह रही थी। इस तरह देखें तो योजना आयोग कोई आकस्मिक आविष्कार नहीं था। हमारे देश में योजना आयोग जो बना, ये आकस्मिक आविष्कार नहीं था। दरअसल यह कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि निजी निवेशक, मसलन उद्योगपति और बड़े व्यापारी, उद्यमी नियोजन के पक्ष में नहीं होते। वे एक खुली अर्थव्यवस्था चाहते हैं जहां पूंजी के बहाव पर सरकार का कोई अंकुश न हो। पूंजी का बहाव पर सरकार का अंकुश न हो। पूंजीवाद तो देश तो यही कहते हैं ना, पश्चिमी देश, कि पूंजी का बहाव कहाँ हो रहा है, पूंजी कहाँ जा रही है, इस पर सरकार का कोई अंकुश ना हो। ये पूंजीवादी देश चाहते हैं, जबकि समाजवादी देश, सोवियत संघ चाहता है कि विकास पर नियंत्रण सरकार का, पूंजी पर नियंत्रण सरकार का। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। यहाँ के उद्योगपतियों ने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया कि नियोजित अर्थव्यवस्था का एक संयुक्त अभियान चलाया जाए, अर्थात दोनों विचारधाराओं को लिया जाए, पूंजीवाद को भी और समाजवाद को, निजी क्षेत्र को और सार्वजनिक क्षेत्र को साथ लेकर के चला जाए। सरकार और निजी लोग साथ मिलकर के चले तो विकास और ज्यादा होगा। ये भारत में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लें। 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। यानी कि 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ। एक तबका एकजुट हुआ। उद्योगपति इकट्ठे हो गए और इन्होंने क्या किया? इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था अपनाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। अपनाने का जगह चलाने का लिखा यहाँ पर, चलाने
यहाँ एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, इसे बॉम्बे प्लान कहते हैं। यहां लिखे हैं बॉम्बे प्लान। ये था बॉम्बे प्लान। तो बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। इस तरह चाहे दक्षिणपंथी हो अथवा वामपंथी। दक्षिणपंथी और वामपंथी हम पहले समझा चुके, आपको लिखा चुके। उस वक्त सभी चाहते थे कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले। पिछले वीडियो में हमने दक्षिणपंथी और वामपंथी का विस्तार से आपको समझाया था। भारत के आजाद होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आया। जब भारत आजाद हुआ तो योजना आयोग अस्तित्व में आया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने। इसका अध्यक्ष कौन बना? प्रधानमंत्री। यानी योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री पदेन होते हैं। पदेन का मतलब जो प्रधानमंत्री के पद पर रहेगा वो स्वतः ही योजना आयोग का अध्यक्ष बन जाए। भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और रणनीति अपनाएगा, यह फैसला करने में इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई। विकास की धारणाएं। भारतीय स्वतंत्र भारत में राजनीति भाग 2, नियोजित विकास की राजनीति। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज विकास की धारणाएं। कल हमने देखा था कि एक टकराव सामने आया था कल, और वो टकराव था आदिवासियों का, जो कि उड़ीसा के आदिवासी थे, और सरकार का। आदिवासी चाहते थे कि यहाँ अगर इस्पात उद्योग लग जाएंगे, लॉ एंड आइस के उद्योग लग जाएंगे तो हमें ये जगह छोड़कर जाना पड़ेगा, हमारा रोजगार भी नष्ट हो जाएगा। वहीं पर्यावरण में क्या सोच रहे थे कि पर्यावरण प्रदूषित होगा। सरकार, वहां की राज्य सरकार सोच रही थी उड़ीसा की कि यहाँ रोजगार मिलेंगे लोगों को और निवेश बढ़ेगा। केंद्र सरकार को इस बात का डर था कि यदि ये समझौता टूट जाता है तो इससे हमारी साख खराब होगी और कोई निवेशक हमारी ओर आकर्षित नहीं होगा। तो एक टकराव चल रहा था। अक्सर इस टकराव के पीछे विकास की धारणाओं का हाथ होता है। उड़ीसा के उदाहरण से हमें पता चलता है कि इतना कह देने भर से बात नहीं बनती कि हर कोई विकास चाहता है। केवल इतनी बात कह दो कि हर कोई विकास चाहता है, इससे बात नहीं बनती है। विकास कैसे हो और कैसा हो, इस बात को प्रमुखता से देखा जाता है। जनता के विभिन्न तत्वों के लिए विकास के अर्थ अलग अलग होते हैं। जनता के विभिन्न तत्वों के लिए विकास के अर्थ अलग अलग होते हैं। हम कोई सोचेंगे कुछ और इससे विकास होगा, आप सोचोगे कुछ और इससे विकास होगा, नेता सोचेंगे कुछ और इससे विकास होगा, अधिकारी सोचेंगे कुछ और इससे विकास होगा। सबके लिए विकास के अलग अलग मायने होते हैं। मिसाल के लिए इस्पात संयंत्र बैठाने की योजना बना रहे उद्योगपति इस्पात के किसी शहरी उपभोक्ता और इस्पात संयंत्र के लिए प्रस्तावित इलाके में रह रहे किसी आदिवासी के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होगा। यानी एक इस्पात उद्योग लगाने वाला उद्योगपति है उसके लिए और एक आदिवासी के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होगा। इस्पात उद्योग लगाने वाला क्या सोचेगा, विकास क्या होगा, वो उसके दृष्टिकोण से हमें सस्ता लॉयस मिले, सस्ते श्रमिक मिले और हमारे उद्योग से अधिक उत्पादन हो और अधिक से अधिक मुनाफा हमको मिले, इससे विकास होगा। कौन सोचेगा ये? एक उद्योगपति निवेशक। और एक आदिवासी क्या सोचेगा, यदि उद्योग यहाँ लग गया तो हमें जगह छोड़ के जानी पड़ेगी। हमारा विकास तो तभी होगा जब
एक उद्योग यहाँ ना लगाया जाए, लौह इस्पात उद्योग यहाँ ना लगाया जाए। दोनों के लिए विकास के मायने अलग अलग हैं। इस कारण विकास से जुड़ी कोई भी चर्चा विवादों से परे नहीं होती। विकास से जुड़ी कोई भी चर्चा हो विवादों में आ ही जाए। आजादी के बाद के पहले दशक में इस सवाल पर खूब बहसें हुई। आजादी के बाद पहला दशक 1951 से लेकर के 60 तक का जो दशक था, ये पहला दशक था। इसमें खूब चर्चाएं हुई, बहसें भी हुई। उक्त लोग बाग यानी उक्त लोग बाग विकास की बात आते ही पश्चिम का हवाला देते थे। लोग बाग कहते थे जैसे ही विकास की बात करते थे यूरोप की बात करते थे, पश्चिम की बात करते थे। उस वक्त पश्चिम का हवाला देते थे कि विकास का पैमाना पश्चिमी मुल्क है, विकास का पैमाना तो पश्चिमी मुल्क है, अगर विकास देखना है तो पश्चिमी मुल्क है। हमारे यहाँ भी लोग अभी अभी कहते हैं अरे सड़कें हो तो अमेरिका जैसी, अमेरिका तो देखा नहीं है, सड़कें के बारे में कल्पना कर लेते हैं वहां बहुत अच्छी हो, मकान हो तो अमेरिका जैसे हो, रहन सहन हो तो अमेरिका जैसा हो, यानी कि वहां को अपन मानते विकास का पैमाना। स्वास्थ्य सेवाएं सबसे अच्छी कहाँ है? अमेरिका में। डॉक्टर अच्छे कहाँ हैं? अमेरिका में। ये लोगों का एक दृष्टिकोण बन चुका है विकास का पैमाना यूरोप को मानना या पश्चिम को मानना। विकास की बात आते ही पश्चिम का हवाला देते, विकास का पैमाना पश्चिमी मुल्क है। आज भी एक अर्थ में हम इस बात को लक्ष्य कर सकते हैं, विकास का अर्थ था ज्यादा से ज्यादा आधुनिक होना। विकास का अर्थ क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा आधुनिक होना, और आधुनिक होने का अर्थ था पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। आधुनिक होने का मतलब था पश्चिमी औद्योगिक देश, क्योंकि औद्योगिक क्रांति यूरोप में ही आई थी और वहां औद्योगिक क्रांति आने से हम विकास की बात जब भी करते तो हम मानते थे कि पश्चिम की तरह हमारे यहाँ भी उद्योग स्थापित हो जाए। तो पश्चिम औद्योगिक देशों की तरह होना माना जाता था। पश्चिमी मुल्कों की तरह हर देश को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। लोग कहते हैं कि पश्चिमी मुल्कों की तरह जैसे यूरोप के देश हैं, उन देशों की तरह हमको भी विकास और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अभी हम आपको आधुनिकीकरण और बताने वाले हैं। समाजशास्त्र में आधुनिकीकरण, इतिहास में आधुनिकीकरण और अर्थशास्त्र में आधुनिकीकरण, तीनों में आधुनिकीकरण के अलग अलग मायने हैं। हम आपको तीनों का स्पष्ट करेंगे। तो उद्योगों की तरह माना जाता था पश्चिमी मुल्कों की तरह हर देश को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। हर देश को पश्चिमी मुल्क की तरह आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जिस तरह पश्चिमी मुल्कों में आधुनिकीकरण के कारण पुरानी सामाजिक संरचना टूटी, पश्चिमी मुल्कों में आधुनिकीकरण के कारण वहां की पुरानी जो संरचना थी वो टूट गई। पश्चिम कैसा बन गया? आधुनिक बन गया। यूरोप आधुनिकीकरण में आ गया तो पुरानी जो उनकी संरचना थी वो टूट गई। आप लोग भी जब आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरेंगे तो आपकी जो पुरानी संरचना है वो टूट जाएगी, वो सब चीज आपके यहाँ से हट जाएगी। क्योंकि जब एक चीज का नाश होता है तभी दूसरी चीज आ पाती है। आपका आधुनिकीकरण होगा तो आपका जो पुराना जो था परंपरागत चीजें थी वो सब नष्ट हो जाएगी, टूटी। और पूंजीवाद तथा उदारवाद का उदय हुआ। यूरोप में कौन से विचारधारा का उदय हुआ था? पूंजीवाद का और उदारवाद का। आपको बताएं, पूंजीवाद और उदारवाद पश्चिमी सभ्यता का या पश्चिमी यूरोपीय देशों का सिद्धांत है, जबकि रूस का, सोवियत संघ का सिद्धांत क्या है? साम्यवाद वहां का सिद्धांत, समानता का वहां पर सिद्धांत है। वहां उदारवाद नहीं है, वहां पूंजीवाद भी नहीं है, समाजवाद और साम्यवाद। इसी तरह दुनिया के बाकी देशों में भी होगा। आधुनिकीकरण को समृद्धि, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची माना जाता है। विकास की ऐसी धारणा को मानने के कारण तब हर कोई विभिन्न देशों को विकसित, विकासशील अथवा अविकसित बताकर उसके बारे में अपनी बातें कहता है। आजादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के दो मॉडल थे। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे सामने विकास के दो मॉडल थे। नंबर एक उदारवादी पूंजीवादी मॉडल। हमें कौन सा मॉडल अपनाना था? एक पहला मॉडल था हमारे यहाँ विकास का उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, जो पश्चिमी देशों से हमें मिला था, यूरोपीय देशों से हमको मिला। हम जब भी पश्चिम शब्द का उपयोग करें यूरोप से इसका अर्थ लगाना, ठीक है? पश्चिमी देशों से हमको मिला। पहला उदारवादी पूंजीवादी मॉडल जो यूरोप के अधिकतर हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में ही
में यही मॉडल अपनाया गया था। दूसरा समाजवादी मॉडल था। दूसरा कौन सा मॉडल था? समाजवादी मॉडल। इसे सोवियत संघ ने अपनाया था। इसको किसने अपनाया था? सोवियत संघ ने इसको अपनाया था। ये पश्चिमी मॉडल नहीं था। आप इन दोनों विचारधाराओं के बारे में पढ़ चुके हैं और आप यह भी जानते हैं कि दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला। हम पश्चिमी मॉडल यानी यूरोपीय मॉडल पूंजीवादी और उदारवादी, याद रखना पश्चिमी मॉडल यूरोपीय मॉडल क्या है? पूंजीवादी और उदारवादी। जबकि सोवियत संघ का जो मॉडल था वो कौन सा था? कौन सी विचारधारा थी इसमें? समाजवादी मॉडल। यहां समाजवादी मॉडल था और इन दोनों विचारधाराओं में टकराव हुआ और इसी टकराव के परिणाम स्वरूप शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। द कोल्ड वॉर प्रारंभ हो गया। उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत से लोग विकास के सोवियत मॉडल से गहरे तौर पर प्रभावित थे। हिंदुस्तान के ज्यादा कुछ लोग ये भी चाहते थे कि विकास का सोवियत मॉडल हमारे यहाँ हो, हमारे यहाँ भी समाजवाद हो जाए। और कुछ लोग क्या कह रहे थे? पूंजीवाद और उदारवाद हो, पश्चिम का मॉडल हमारे यहाँ चले। ऐसे लोगों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क्या कह रही थी कि सोवियत संघ का मॉडल हमारे यहाँ चलना चाहिए, हमारे देश का सोवियतीकरण हो, समाजवाद का मॉडल चलना चाहिए हमारे यहाँ। ये कौन सी पार्टी कह रही थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसने सर्वप्रथम केरल में सरकार बनाई थी और कांग्रेस को चुनौती दी। नंबूदरी पाल इसके मुख्यमंत्री थे केरल के पहले कम्युनिस्ट। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ही नहीं बल्कि सोशलिस्ट पार्टी और खुद कांग्रेस के नेहरू तक शामिल थे। यानी केवल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही नहीं बल्कि एक सोशलिस्ट पार्टी भी इस विचारधारा का समर्थन कर रही थी और कांग्रेस के खुद नेहरू जी भी सोवियत का जो मॉडल था, समाजवाद का जो मॉडल था, उसकी ओर आकर्षित थे। अमेरिकी तर्ज के पूंजीवादी विकास के पैरोकार बहुत कम थे। हमारे देश में पहले दशक में स्वतंत्रता के बाद ऐसे लोग बहुत कम थे जो यूरोप का या पूंजीवाद और उदारवाद की पैरोकारी कर रहे थे, उसकी तरफदारी कर रहे थे। ऐसे लोग कम। आजादी के आंदोलन के दौरान भी एक सहमति बन गई। जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, देश आजाद नहीं हुआ था, तो एक सहमति बन गई थी और नेताओं की इस पसंद में यही सहमति प्रतिबिंबित हो रही थी। नेताओं में एक सहमति बन गई थी। यहाँ हम रेशमा से कहेंगे, रेशमा एक किस चीज पर सहमति बन गई थी आजादी के पहले? आपको पता है चंचल, ये किस चीज पर बनी थी? हम सोवियत मॉडल को अपनाएंगे, अपने देश में समाजवादी मॉडल को अपनाकर देश का विकास करेंगे, इस बात पर सहमति बन गई थी। और नेताओं की इस पसंद में यही सहमति प्रतिबिंबित हो रही थी। हमारे देश में जब शासन चलने लगा, देश में आजादी आ गई, तो यही नीति, समाजवाद की नीति प्रतिबिंबित हो रही थी, दिखाई दे रही। राष्ट्रवादी नेताओं के मन में यह बात बिल्कुल साफ थी कि आजाद भारत की सरकार के आर्थिक सरोकार अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक सरोकारों से एकदम अलग हो। आजाद भारत की सरकार के आर्थिक सरोकार, जो भी आर्थिक उसके कार्यक्रम थे, अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक सरोकार से एकदम अलग होंगे। आजाद भारत की अंग्रेजी हुकूमत की तरह संकुचित व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए काम नहीं करेंगे। जो अंग्रेज जिस संकुचित विचारधारा से हुकूमत करते थे, भारत पर शासन करते थे, इस तरह से भारत की सरकार शासन नहीं करेगी। आजादी के आंदोलन के दौरान ही यह बात भी साफ हो गई थी कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम का मुख्य जिम्मा सरकार का होगा। नेताओं में इन बातों को लेकर बहस छिड़ी। कुछ औद्योगिकरण को उचित रास्ता मानते थे, तो कुछ की नजर में कृषि का विकास करना और ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करना सर्वाधिक जरूरी था। कुछ नेता तो कहते थे औद्योगिकरण जरूरी है, कुछ नेताओं का ऐसा विचार था कि औद्योगिकरण जरूरी है, और कुछ नेताओं का विचार था कि इसकी बजाय हमें गरीबी को दूर करना है, कृषि का विकास करना है और ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करना। तो नेताओं में भी दो मत हो गए थे। एक मत क्या कह रहा था कि हमें औद्योगिकरण की प्रक्रिया तेज करनी है, दूसरा मत कह रहा था कि हमें कृषि का विकास करना है और ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को हटा देना है, मिटा देना है।
हम यहाँ योजना आयोग पर बात करेंगे। योजना आयोग क्या था, इसको बड़े अच्छे से समझ लेना। मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग की स्थापना हुई। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष होता था इसलिए क्योंकि अब योजना आयोग हमारे देश में नहीं है। इसका नाम 2015 में नाम बदल करके इसका नीति आयोग रख दिया गया। जी, हम सब कुछ बताने वाले हैं। योजना आयोग, और क्या पढ़ेंगे हम? योजना आयोग इसको हम नियोजन प्लानिंग बोलते हैं, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन। पिछले साल आपने भारतीय संविधान यानी कक्षा 11वीं में आपने भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार नाम की किताब पढ़ी थी। राजनीति के अंतर्गत एक किताब पढ़ी थी आप लोगों ने, भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार नाम की एक पुस्तक पढ़ी थी। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें योजना आयोग का कोई जिक्र आया था या नहीं? इसमें जिक्र आया था या नहीं? दरअसल योजना आयोग का जिक्र इस किताब में कहीं नहीं है। उस पुस्तक में योजना आयोग का जिक्र है ही नहीं, क्योंकि योजना आयोग संविधान द्वारा स्थापित बाकी आयोगों अथवा दूसरे निकायों की तरह नहीं है। योजना आयोग संविधान द्वारा स्थापित नहीं है। जैसे संविधान द्वारा अन्य अनेक आयोग बनाए गए, वैसे योजना आयोग की स्थापना संविधान द्वारा नहीं की गई है। इसलिए संविधान वाली पुस्तक में योजना आयोग का कहीं जिक्र नहीं आया। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार ने एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए की। यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है। किसकी भूमिका निभाता है? ये सरकार को सलाह देना, एडवाइस देता है। और इसकी सिफारिशें तभी प्रभावकारी हो पाती है जब मंत्रिमंडल इन्हें मंजूर करे। योजना आयोग सिफारिश देता है और मंत्रिमंडल इसको मंजूर कर लेता है, तब जाकर के योजना आयोग की सिफारिशें काम करती हैं या तभी ये कारगर हो पाता है। वैसे इसका काम केवल सलाह देना है, सलाह मानना, उस पर अमल करना, उस पर विचार करना मंत्रिमंडल का काम होता है। यदि मंत्रिमंडल इस बात को मान लेता है तो जाकर के योजना आयोग की सिफारिश को स्वीकृति मिल जाती है और तभी उसकी सिफारिश प्रभावकारी हो पाती है। जिस प्रस्ताव के जरिए योजना आयोग की स्थापना हुई थी, जिस प्रस्ताव के जरिए योजना आयोग की स्थापना हुई थी, उसमें इसके कार्यों के दायरे का उल्लेख करते हुए कहा गया, इसमें बताया गया था कि इसके कार्य क्या है। योजना आयोग भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को क्या दिए गए हैं? मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं भारत के नागरिकों को। और राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया, यानी कि भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के लिए 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं और राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत यह बात विशेष रूप से कही गई है कि राज्य एक ऐसी समाज संरचना को बनाते बचाते हुए लोगों की भलाई के लिए प्रयास करेगा। लोगों की भलाई के लिए प्रयास करेगा, यानी नीति निर्देशक तत्व के लिए ये कहा गया है कि राज्य अपनी संरचना में ऐसे बदलाव करे जिससे लोगों की भलाई के लिए कार्य हो। नीति निर्देशक बनाना राज्य के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि उससे लोगों की कल्याण होता है, लोगों का भला होता है। लेकिन यदि नहीं बनाता है तो राज्य इसके लिए बाध्य नहीं।
कहा गया है नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक के समान है जिसका भुगतान पूरी तरह से बैंक के ऊपर छोड़ दिया गया। नीति निर्देशक के तत्व के बारे में लिखा है, नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक के समान है जिसका भुगतान पूरी तरह से बैंक के ऊपर छोड़ दिया गया। यानी नीति निर्देशक तत्वों को मानना ना मानना राज्य का काम है, माने या ना माने। नियम होता है यदि आप चेक जारी करते हो तो बैंक को उसका भुगतान करना ही होता है, अनिवार्य होता है उसके लिए, क्योंकि बैंक आपका सेवक है, मालिक नहीं, स्वामी नहीं। आपने आदेश दिया, धन बैंक में आपका रखा हुआ है, आप उसको आदेश देते हो कि 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए ये इस कंपनी को दे दिए जाए, आपने चेक पर लिख दिया, उसके नाम से चेक बना दिया। बैंक आपका सेवक है, बैंक आपकी उस चेक को उसके माध्यम से उस आदेश का पालन करते हुए उसको उतने पैसे आपके पैसे में से दे देगा, रोक नहीं सकता है बैंक चेक को। लेकिन यहाँ नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा गया, नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक के समान है जिसका भुगतान पूरी तरह से बैंक के ऊपर छोड़ दिया है। यानी कि ऐसा कोई चेक जाए बैंक के पास, वो करे या ना करे बैंक की इच्छा। इसी प्रकार नीति निर्देशक तत्व राज्य लागू करे या ना करे ये राज्य की इच्छा पर है, वो अपने सामर्थ्य अपनी क्षमता के आधार पर नीति निर्देशक तत्वों को लागू करता है, बाध्य नहीं है, मजबूर नहीं है नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत यह बात विशेष रूप से कही गई है कि राज्य एक ऐसे समाज संरचना को बनाते बचाते हुए लोगों की भलाई के लिए प्रयास करेगा जहां राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाएं सामाजिक आर्थिक और राज्य के न्याय की भावना से अनुप्राणित हों। राज्य अन्य बातों के अतिरिक्त अपनी नीतियों को इस तरह बनाएगा कि अमल में लाएगा। नंबर 1 इसमें का नंबर है, स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का बराबर अधिकार हो। राज्य से कहा गया है कि वो नीति निर्देशक तत्व ऐसे बनाए जिससे राज्य के स्त्री और पुरुष और सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का बराबर अधिकार, अपना जीवन चलाने के लिए सबको बराबर अधिकार हो। राज्य ऐसे नीति पर चलेगा, ऐसा राज्य से कहा गया है, मानना ना मानना राज्य का। दूसरा है समुदाय के भौतिक संसाधनों की मिल्कियत मतलब मालिकाना हक और नियंत्रण को इस तरह बांटा जाएगा कि उससे सर्व सामान्य की भलाई हो। तीसरा, अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह नहीं किया जाएगा कि धन अथवा उत्पादन के साधन एकाध जगह केंद्रित हो जाएं और जन सामान्य की भलाई बाधित हो। ये 3 नीति निर्देशक तत्व इसमें दिए गए हैं और ये संविधान के अनुच्छेद 50 के नीचे 54 के नीचे तक आते हैं। शायद देखना 37 से 54 तक होना चाहिए। कुछ आगे की नीति आयोग, भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग, अभी हम बात कर रहे पहले क्या था योजना आयोग, अब इसका नाम नीति आयोग हुआ। भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था की स्थापना की। यह संस्था 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई। इसका नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। अब यह नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। अब यह नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, योजना आयोग।